सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। केंद्र की ओर से एसडी तुषार मेहता ने बताया कि सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। उन्होंने साफ किया कि सीबीएसई की 10वीं परीक्षा पूरी तरह से रद्द रहेगी। वहीं 12वीं की छात्रों के लिए विकल्प दिया जाएगा, या तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग के लिए राजी हो या फिर माहौल उपयुक्त होने पर वे परीक्षा दें। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में नई अधिसूचना जारी करने को कहा है। इधर आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। आईसीएसई ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प भी नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट में आईसीएसई ने बताया कि वो 1 जुलाई से होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सहमत है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन किया जाएगा। प्रदेश में दलित वोटों को साधने को लेकर छिड़ी सियासत। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी डिस्पोजल थाली में खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के नेता संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे फोटो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी का अपमान बताया है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों के बाद प्रभुराम चौधरी का भी बयान सामने आया और प्रभुराम चौधरी ने इसे सामान्य हिस्सा बताते हुए कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बहरहाल अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ दलितों को लेकर एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और फोटो के जरिए ही सही, लेकिन कांग्रेस ने अब दलित विरोधी मानसिकता को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। बेहद कम समय के लिए इंदौर पहुंचे मंत्री ने स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उनके वार्ड में जाकर हालचाल जाने, वहीं उन्हें बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया। दरअसल सत्ता में आकर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री का यह पहला दौरा था। मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट में शामिल रहे इंदौर में कोरोना ने अपने जमकर पैर पसारे थे। भीषण संक्रमित शहर में जब हालात सुधार की ओर थे, इन्हीं हालातों का जायजा लेने खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इंदौर का रुख किया। मंत्री मिश्रा ने पहले कोरोना संक्रमित मरीजों से उनके हालचाल जाने और उन्हें बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह महज 2 घंटे का ही दौरा था। इस दौरे में वह सबसे पहले अरविंदो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से कपड़े बदलकर पीपीई किट पहनी और फिर उस वार्ड में गए। इस दौरान उन्होंने अपने जिले के अधिकारियों का ख्याल रखते हुए उन्हें बाहर ही ठहरने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा, अंदर बेहद खतरनाक है, आप लोग खुद बाहर ही रुकिए। लिहाजा अधिकारियों ने उनका आदेश भी माना। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिले के स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली और फिर स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में जल्द ऐसी व्यवस्था हो कि तत्काल कोविड परीक्षण की जांच रिपोर्ट मिल सके। इसे जल्द में अमल लाने की बात भी कही गई। बहरहाल लगभग आधे घंटे चली बैठक में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री ने दोनों ही विभाग की समीक्षा करके संतुष्टि जाहिर की। इसके साथ ही महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। मंत्री ने आश्वस्त किया कि हर संभव प्रयास किए जाए ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही जिले में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्ती से निर्देश भी दिए। 45 साल पहले लागू हुई इमरजेंसी की झलक आज भोपाल के बीजेपी दफ्तर में दिखाई दी। यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई जो कि इमरजेंसी की तस्वीरों को दिखाती है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि इमरजेंसी के दौरान कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, किस राज्य में कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। मध्य प्रदेश में मीसाबंदी के तहत 5620 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस दिन को बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाती है और इसी प्रदर्शनी को आज यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में लगाया गया है, जब बताया जा रहा है कि उस दिन किस तरीके के हालात थे। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में जब जन सैलाब उमड़ा था, तब जयप्रकाश नारायण ने उसको संबोधित किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस समय मीसाबंदी के तहत शामिल थे और उसकी भी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शनी के दौरान दी गई है। इसके अलावा चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता रहे हों, राजमाता विजयाराजे सिंधिया को जब 19 महीने की तिहाड़ जेल में डाला गया था, उसकी भी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शनी के जरिए दी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लोग शिकार हुए थे, उसकी जानकारी भी यहाँ पर देने का काम हुआ है। इसके अलावा बीजेपी की कोशिश इसी बात को लेकर है कि इमरजेंसी के दौरान
जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस दौरान किस तरीके के हालात देश में बने थे वो आम जनता को बताए जाएं, और इसी के तहत बीजेपी दफ्तर में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया है। उपचुनाव से पहले ग्वालियर में बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सहित करीब 250 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस की शपथ ली। ग्वालियर के कांग्रेस कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जय सिंह अपने 250 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने जय सिंह के साथ ही 250 भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और इन सभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, यही वजह है कि अब सम्मान की खातिर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उधर इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के बाद प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने दावा किया कि ये तो शुरुआत भर है, आने वाले दिनों में उपचुनाव से पहले हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामेंगे, क्योंकि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों से आज उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा नाराज है और वो अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। दल बदल का खेल ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार चल रहा है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के कार्यकर्ता और नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशें करती रहेंगी। कक्षा 10वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन के साथ ही अब सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है, यानी अब कक्षा 10वीं के छात्रों को बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब की बार स्टूडेंट्स को आधार मानकर बेस्ट ऑफ 4 योजना लागू की जाएगी। बेस्ट ऑफ 4 योजना इसीलिए क्योंकि इस बार कक्षा 10वीं के छात्रों के केवल 4 विषयों के पेपर हुए हैं और 2 विषयों में सरकार के फैसले के बाद छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। यानी बेस्ट ऑफ 5 की तर्ज पर इस बार बेस्ट ऑफ 4 योजना लागू रहेगी। बेस्ट ऑफ 4 योजना के तहत स्टूडेंट्स अगर 3 विषयों में पास हैं और एक सब्जेक्ट में अगर छात्र फेल हो रहे हैं तो फिर स्टूडेंट्स को बाकी के 3 विषयों के नंबर के आधार पर चौथे विषयों में पास कर दिया जाएगा। अब तक जो बेस्ट ऑफ 5 योजना होती थी उसके तहत अगर कोई स्टूडेंट्स 5 विषयों में पास होता था और एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाता था तो ऐसे में 5 विषयों के नंबर के आधार पर स्टूडेंट्स को 6वें विषय में पास कर दिया जाता था। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते कक्षा 10वीं के केवल 4 विषयों के पेपर ही हो सके थे और 2 पेपर लॉकडाउन के चलते स्थगित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के बाद 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया था और बाकी के जो 4 पेपर थे वो हो चुके थे। और अब बेस्ट ऑफ 4 योजना के तहत छात्रों को एक और बड़ी राहत एमपी सरकार ने दी है, यानी स्टूडेंट्स को अब जनरल प्रमोशन के साथ ही बेस्ट ऑफ 4 योजना का फ़ायदा मिलने वाला है। यानी स्टूडेंट्स अगर 3 विषयों में पास और एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा। 3 साल पहले यह योजना लागू की गई थी और इस योजना का फ़ायदा अब इस बार भी छात्रों को दिया जा रहा है। रतलाम के जवाहर नगर में आज हुए एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की छत के गिरने से जान चली गई। दरअसल पूरा वाकया जवाहर नगर के 4 बत्ती क्षेत्र का है, जहां पर बने हुए किराए के 4 मकानों की मरम्मत का काम होना था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर मटेरियल लाया गया था। और कल जिस छत की मरम्मत का काम होना था उस छत के ऊपर एक ट्रॉली रेत को रख दिया गया। यही वजह है कि ये जर्जर छत रेत के वजन को सहन नहीं कर सकी और अलसुबह करीब 5 बजे भर भरा कर ढह गई, जिसकी वजह से इस छत के नीचे सो रहे मदन लाल और उसके परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। घटना की सूचना पर एसडीएम लक्ष्मी गामड़ सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन लोगों ने पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना यह है कि जांच रिपोर्ट इस पूरे मामले की कब तक आती है और आखिर इस मामले में दोषी कौन है और उसके खिलाफ जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। जिले के मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र में शवों के तिरस्कार से जुड़ा हुआ मामला देखने को मिला है। दरअसल मधुसूदनगढ़ में कुएं में डूबकर 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि कुएं में से पानी की बोतल निकालने के चक्कर में दीपक जब कुएं के अंदर उतरा तभी उसका पैर फिसल गया और कुएं में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं उसके दूसरे साथी प्रद्युमन मीना ने भी अपने साथी को बचाने के लिए कुएं में जब छलांग लगाई तो उसके बाद दीपक भी कुएं के पानी में डूब गया।
हालांकि इन दोनों ही मौतों पर पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस तरीके से शवों को कुएं से बाहर निकाला, उसी को लेकर पुलिस कटघरे में खड़ी दिखाई पड़ रही है। दोनों ही शवों को, एक को फांसी के फंदे में बांधकर, वहीं दूसरे के पैर को रस्सी में बांधकर कुएं के बाहर निकाला गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। वहीं इस पूरे मामले के बाद अब मकसूदनगढ़ पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के पुलिस में इसके सामने आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक शराब के नशे में धुत एएसआई योगेंद्र पांडे ने शराब पीकर हंगामा कर दिया। यहाँ बताया यही जा रहा है कि जो है योगेंद्र पांडे यातायात थाने में पदस्थ हैं और एएसआई के पद पर वहाँ पर काम करते हैं और आज उन्होंने शराब पीकर माधवनगर थाना क्षेत्र में जमकर हंगामा किया। हालांकि हंगामे की सूचना पर जब माधवनगर थाना पुलिस उन्हें लेने पहुंची तो वहां पर भी उन्होंने जमकर हंगामा किया और अपने सहकर्मियों को गालियां देते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस जो है जो पुलिस के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मामले को दिखवा रहे हैं और जल्द ही कार्रवाई की बात की जा रही है। इधर अपने बचाव में जो है पांडे जो थाना के एएसआई हैं उन्होंने कहा है कि जो उनकी पत्नी है वो पिछले 4 महीने से वेंटिलेटर पे है और इसी के चलते वे लगातार डिप्रेशन का शिकार हुए हैं और इसी कारण वे शराब के आदी हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम को लेकर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस ने बुढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और संकेत के तौर पर एक कार को रस्सियों से बांधकर खींचा। युवा कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में यही स्थिति होगी कि जो भी व्हीकल है जिसपे पेट्रोल और डीजल उपयोग किया जाता है उसको हाथ से खींचना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने स्कूटी को ठेले में रखकर भी खींचा। युवा कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरह से लगातार केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी नहीं रोक पा रही है और इसके चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और आने वाले समय में भी इसी तरह से सड़कों पर उतरेगी। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना का संक्रमण काल है और ऐसे में लोगों को एआईसीसी ने भी कहा है कि कांग्रेस के अगर कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर पालन करें। लेकिन अगर बुढ़ा तालाब धरना स्थल में जो प्रदर्शन हुआ उसकी बात करें तो वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो नियम कार्य थे उनकी जमकर धज्जियां उड़ी और एक साथ जो कार्यकर्ता उमड़े हुए थे वो आपस में बिल्कुल सटे हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कई बार प्रदर्शन में युवा होते हैं तो इस तरह की स्थिति हो जाती है, लेकिन आने वाले समय में ध्यान रखा जाएगा। जाहिर तौर पर 29 जून को भी कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर हर जिले में प्रदर्शन करेगी। देखना यह है कि केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने ये जो मोर्चा खोला है इसका कितना असर होता है। राजधानी रायपुर के माना इलाके में आज गांजा की एक बड़ी खेप पकड़ाई है जिसमें लगभग 1 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है जो कि उड़ीसा के मलकानगिरी से लेकर रायपुर लाया जा रहा था। इस दौरान जो है माना पुलिस ने इस गांजे को जो है कमल विहार के पास पकड़ा है। चेकिंग के दौरान ये गांजा पकड़ाया है और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार जो है बरामद की गई है। राजधानी रायपुर में बड़ी मात्रा में इस तरीके से गांजा कई बार पकड़ा जा चुका है और उड़ीसा से ही अधिकांश गांजा लेकर आया जाता है और उड़ीसा से होते हुए रायपुर लाकर या तो यहाँ खपाया जाता है या ट्रेनों के रास्ते यहाँ से बाहर भेजा जाता है। हालांकि आजकल ट्रेनें नहीं चल रही है, लेकिन जो है एक बड़ी खेप आ रही थी, लगभग 1 टन गांजा था जिसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए है। जाहिर तौर पर इस तरीके से गांजा तस्करी की भारी जो है शिकायतें मिलती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन बावजूद इसके गांजा तस्करी बदस्तूर जारी है। जाहिर है ऐसे गांजा तस्करों के बड़े जो गिरोहबाज हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। यही वजह है कि ऐसे गांजा तस्करी लगातार जारी रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार इस बार छत्तीसगढ़ को हरा भरा बनाने एक विशेष पहल करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुशंसा के अनुरूप अब पौधों की घर पहुंच सेवा वन विभाग शुरू करेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश जारी किए हैं उसके बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसमें अमल करना शुरू कर दिया है और आज से ही पौधों की घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। प्रदेश के 28 जिलों में पौधारोपण का काम जिस तरह से शुरू किया जाएगा, बीते वर्ष लगभग 6 करोड़ 80 लाख पौधा रोपा गया था। इस वर्ष भी लक्ष्य बढ़ा करके पौधा रोपने का काम किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति किसान पौधा रोपना चाहता है वो अगर पौधों की आवश्यकता वहाँ के वन मंडल अधिकारी को बताएंगे, उसके लिए बाकायदा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रत्येक जिलावार पौधों का आवंटन होगा और सबसे खास बात यह है कि पौधा घर पहुँच सेवा के माध्यम से मिलेगा।
इस कोरोना काल में भाजपा को जोर का झटका लगा है। कोंटा से 35 और दोरनापाल से 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कौशी लकमा सुकमा व कोंटा प्रवास पर है। ऐसे में भाजपा के 45 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार व मंत्री कौशी लकमा की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइनिंग की है, जिस पर मंत्री कौशी लकमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है, जिसके कारण भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ेंगे। कांकेर वन विभाग अपने कारनामा को लेकर फिर एक बार विवाद के घेरे में है। वन विभाग के विश्राम गृह में जिस तरह के शराब के खाली बोतल पाए गए, जिसे लेकर भले ही विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे नसीहत दे दी, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारी के द्वारा अब तक के इंचार्ज पर कोई कार्रवाई नहीं करने से विभाग फिर दोबारा संदेह में घेरे में है। बता दें, इन दिनों कांकेर जिले के वन विभाग की ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कई वन कर्मी किसान भाइयों की तस्करी के आरोप में बेदम पिटाई कर रहे हैं, तो कई अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लग रहे हैं। इन सब विवादों के फरिहस्त में एक नया विवाद शामिल हो गया है। इस बार का नया विवाद वन विभाग विश्राम गृह में शराबखोरी करने का मामला है, जहां सरकारी रेस्ट हाउस मायखाना बन चुका है। वन विभाग के सरकारी विश्राम गृह में शराबखोरी का खुलासा वहां के किचन पास रखे हुए महंगे शराब की बोतलों से हुई है। विश्राम गृह में जिस तरह शराब की खाली बोतलों का जखीरा मिला है, उस बात से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम ढलते ही वहां जाम छलकता है और विश्राम गृह अब पूरी तरह मायखाना बन चुका है। लेकिन इस मायखाने में किन किन की शिरकत होती है, इस बात का खुलासा होना बाकी है। बता दें, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला ने पहले ही अपने शिकायत में इस विश्राम गृह का जिक्र कर चुकी है, जहां उन्हें अक्सर काम के बहाने में बुलाया जाता था। वन विभाग के विश्राम गृह में शराबखोरी का मामला सामने आने पर जब कांकेर वन परिक्षेत्र अधिकारी इस बकाये पर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनके विश्राम गृह में विभाग के अधिकारी कर्मचारी के अलावा अन्य लोगों के आने जाने रुकने की प्रतिबंध है। इस घटना पर उन्हें कोई मालूमात नहीं। भले ही अधिकारी शराबखोरी की घटना इनकार कर शराब की बोतलों को ठिकाने लगा दे, लेकिन वन विभाग के विश्राम गृह में महंगी शराब की बोतल ने उस सारी कहानियों का बयां कर दी है कि शाम ढलते ही विश्राम गृह में मायखाना में तब्दील हो जाता है। आप देखने वाली बात यह है कि विधायक की नसीहत के बाद उनकी नसीहत कहां तक सफल हो पाता है, या आए दिन की तरह फिर दोबारा वन विभाग में इस तरह के शराबखोरी का माहौल देखने को मिलता है। जीवानंद हलदर, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। और चलिए एक बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के एक ट्वीट से मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम मच गया है। सीएम ने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करने तक की मांग कर डाली थी। हालांकि बात बढ़ी तो जीतू पटवारी ने अपना ट्वीट हटाकर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूं, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे इसलिए ट्वीट हटा दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विकास के मुद्दे पर मैं बीजेपी से हमेशा सवाल पूछता रहूंगा। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक ट्वीट विवाद में आया। इस ट्वीट को हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। हमारे साथ जीतू पटवारी हैं। आपका एक ट्वीट आया और उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। नहीं, विवाद की आवश्यकता नहीं थी। देश ने जिस तरीके से मैंडेट दिया नरेंद्र मोदी जी को, पूरे देश ने बहुत प्यार दिया और ये कहा कि देश में बदलाव आएगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी घटेगी। उन्होंने सपने दिखाए पूरे देश को कि मैं देश को विश्व में नंबर 1 लेके जाऊंगा। विकास की बात की तो देश पूछता विकास कहाँ है? विकास तो गांडो हो गयो छे, कहाँ है? पागल हो गया विकास, दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो ये उस पूरी भावना का भावार्थ ये है कि इतनी यातनाएं सही हम लोगों ने, पूरे देश ने, जीएसटी की सही, हमने नोटबंदी की सही, हमने बेरोजगारी की सही, मजदूरों ने पलायन की सही, किसानों ने आत्महत्या की सही, और आखिरी में जिस तरीके का मजदूरों का दर्द था वो सबने देखा।
पर फिर भी विकास नहीं मिला। तो उसको भाव को समझ के उत्तर दे भारतीय जनता पार्टी, उसका दायित्व है, बजाय मुझे गालियां देने के या मुझे क्रिटिसाइज करने के। मेरा अनुरोध है कि इस देश को विकास की आस है, विपक्ष का धर्म है कि देश की जनता की आवाज बने। हम कोशिश कर रहे हैं, विकास ढूंढ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए महिलाओं का अपमान है। मैंने अपनी बात पूरी कह दी। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना उस पूरी भावना का उद्देश्य ही नहीं है। मैं अहंकारी नहीं हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह की आशा की, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, हम एक दूसरे से विरोधी हो सकते हैं, नफरत नहीं कर सकते, तो उनकी भावनाओं का ध्यान रख के मैंने कोशिश की कि अहंकारी नहीं दिखे और अपनी बात तरह अलग दूसरे तरीके से कह दी। पर मूल भावार्थ उसका है कि विकास बताओ। जहां तक प्रश्न में 2 बेटी का पिता हूं भाई, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ जिससे कि मैं परिवार की महिला और परिवार के भाइयों में अंतर करने वाली सोच का घोर विरोधी हूँ। मैं परिवार के हर नागरिक को, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, एक निगाह से देखना मेरे चरित्र में है और मेरे परिवार के संस्कारों में है। तो जीतू पटवारी, उनका कहना है उनका जो मकसद था वो इस बात को लेकर था कि वो विकास की बात बीजेपी से पूछ रहे थे और उसको गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि किसी की भावना को ठेस पहुंची, इसको लेकर अब उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। छतरपुर में पुलिस ने मवेशियों से भरे हुए एक ट्रक को जब्त किया है। यह मामला नौगांव थाना क्षेत्र के बनगाय का है, जहां पर पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। इस ट्रक से 34 गाय बरामद की गई हैं। इन्हें महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ा है और मामले की जांच की जा रही, पूछताछ की जा रही है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बनगाय तेगेला पर एक ट्रक जिसका क्रमांक MP 17HH 1803 है, उसमें कुछ गोवंश भरा हुआ है जो कहीं महाराष्ट्र तरफ ले जाने की फिराक में है उसका चालक। तत्काल सूचना पर मैं बल के वहाँ पर पहुँचा, देखा तो ट्रक में गोवंश भरा हुआ था। तकरीबन 34 गोवंश उसमें निकला है, जिसमें से 7 बछड़े हैं, बाकी के गाय हैं। तो तत्काल मौके की कार्रवाई की गई, जब्ती कार्रवाई की गई है और आरोपी सब्बीर पिता का नाम हबीब खान, 44 साल, निवासी सारंगपुर है, राजगढ़ का है, तो उसको मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। और बात रतलाम की, जहां पर जर्जर मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। ये घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है। बताया ये जा रहा है कि छत कच्ची थी और इसके ऊपर रेत की ट्रॉली डलवा दी गई थी और अल सुबह उसके बाद ये कच्ची छत जो है ये इस वज़न को सह नहीं सकी और उसके बाद अल सुबह ये 5:30 बजे के करीब ये छत भरा कर गिर गई और इसमें ये लोग हादसे के शिकार। हम गश्त कर रहे थे तो जोर से आवाज़ आई मकान टूटने की और इंगल थी लोहे की, इंगल टूट के नीचे गिर गई, ऊपर फंसी। उसके ऊपर मकान मालिक ने कहा कि ऊपर मुहर्रम गिट्टी डाल रखी थी, काम चल रहा था, तो ज़्यादा दबाव होने के कारण ईंटें वगैरह गिट्टी मुहर्रम सीमेंट ऊपर रख दी थी। उस दबाव से इंगल टूट गई। वो इंगल इसकी पत्नी के पूरे यहाँ पर अंदर घुस गई फसली के अंदर। कितने लोगों की डेथ हुई? तीन जने डेथ हुई है। जवाहर नगर में 4 बत्ती चौराहा है, वहाँ पे कुछ पुराने मकान बने हुए हैं। तो आज सुबह उस एक मकान की छत गिरने से 3 लोगों की डेथ हुई और 1 घायल हुआ है। सागर शहर को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के व्यस्ततम 9 चौराहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए जा रहे हैं। इमरजेंसी कॉल बॉक्स से लोगों को तुरंत मदद मिल सकेगी। इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाने की शुरुआत सिविल लाइन चौराहे से हो चुकी है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दौरान लोगों को इमरजेंसी सहायता कैसे मिले, इसी उद्देश्य से कॉल बॉक्स लगाए जा रहे हैं। ECB बॉक्स जो है ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम है। ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सभी चौराहों पे लगाए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी इंसान को अगर कुछ भी आपातकालीन स्थिति है वहाँ पे, तो ये डायरेक्टली इस पर क्लिक करके ये हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बैठे ऑपरेटर को वहाँ पे सूचित कर सकता है। ये जंक्शन है, यहाँ PA एड्रेस लगाया हम लोगों ने, पब्लिक एड्रेस, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, यहाँ से वहाँ से CCR से PA किया जाता है। अगर ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, यहाँ हमने ECB मशीन लगाई है। अगर किसी पब्लिक को परेशानी हो रही है तो वो ये बटन प्रेस करके यहाँ से बता सकते हैं कि सर यहाँ ज़्यादा ही आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, PA आपको बहुत तेज जो भी जैसा आवाज़ कर रहा है, तो
यहाँ पे मतलब CCR में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।